गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज ईओआरओ की जो वैकेंसी है उसको वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और ईओआरओ की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे साथियों के लिए एक अच्छी खबर है। और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम है, तो करीबन 6 महीने अपने पास हैं और अब इसके फॉर्म वगैरह चालू होंगे। इसका सिलेबस है वो पहले ही जारी कर दिया गया है, तो हम लोग एक बार इसके सिलेबस को, पैटर्न को देख लेते हैं कि किस तरह का इसका पैटर्न है और किस तरह से हम इसको डिवाइडेशन कर सकते हैं। इसका अंक भार देखें। सबसे पहले परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, ये आरपीएससी द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है वही है प्यारे साथियों। प्रतियोगी परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्ट विषय पर एक प्रश्न पत्र होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और अधिकतम 120 अंकों का वो पेपर होगा। प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक स्तर का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अपना पेपर होगा। इसके अंदर प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग ए और भाग बी। भाग ए होगा 80 अंक का और टोटल भाग बी होगा 40 अंक का। टोटल 120 नंबर के प्रश्न आएंगे, 120 क्वेश्चन 120 नंबर के, और समय मिलेगा अपने पास 2 घंटे। ठीक है। अब भाग ए के अंदर क्या है? सामान्य ज्ञान। कौन कौन सा? भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, परंपराएं, विरासत, राजस्थान का भूगोल और समसामयिकी। उसके बाद भाग बे जो है वो है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम एवं योजनाएं। देखिए, भाग ए का आधा पार्ट है दूसरा। भाग ए में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा देखो, और उसका आधा भाग केवल यानी 40 नंबर का भाग बे है। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न 120 नंबर के, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, जिसमें से प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। अब प्यारे साथियों, हम लोग इसका विस्तार से सिलेबस जान लेते हैं कि क्या कुछ टॉपिक इसके अंदर दिए गए हैं आरपीएससी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आरपीएससी द्वारा दिया गया जो लेटेस्ट सिलेबस है वो है, ठीक है ना। रेवेन्यू ऑफिसर यानी आरओ ग्रेड 2 एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ ग्रेड 4, डिपार्टमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये वैकेंसी आई है। बहुत बढ़िया वैकेंसी प्यारे साथियों, आप एक अधिकारी बन सकते हो और उसके लिए मैं आपके साथ हूँ और हम सब मिल करके बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। अपना जो तैयारी करने का तरीका होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग ए, सामान्य ज्ञान। इसके अंदर क्या क्या है? राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत। प्यारे साथियों, इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य, ये करीबन मैं आपको मानूं तो 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक स्थल यानी प्राचीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक, यानी कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बैराठ, बालाथल, आहड़, ये जो है ना कांतली नदी के किनारे जो है, जैसे अपने पास सुनारी सभ्यता है, और भी बहुत सारी सभ्यताएं हैं। ये सारी की सारी सभ्यताएं आएंगी, क्योंकि अगले ने बोल दिया ना, पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक की सारी सभ्यताएं। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, यानी राजस्थान के जो प्राचीन जो केंद्र थे, प्राचीन राजस्थान में समाज एवं धर्म एवं संस्कृति। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, जैसे कि गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा। यानी सभी राजवंशों का क्या होगा? इतिहास। कौन कौन से? गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट, आधुनिक राजस्थान, 19वीं एवं 20वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। यानी एक तरह से जो आंदोलन जितने भी हुए हैं उनके अंदर सामाजिक जागृति हुई है, तो उनके कारक कौन कौन से हैं? राजनीतिक जागरण है, उनमें समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की क्या भूमिका रही है,
20वीं सदी में जनजाति एवं किसान आंदोलन आ गए। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण, यानी वही जनरल सिलेबस है जो जनरली इतिहास में होता है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान की वास्तु परंपरा यानी स्थापत्य कला, मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित संरचनाएं हैं, जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, हस्तशिल्प, ये हस्तकला है। प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, लोक वाद्य नृत्य, लोक नाट्य। नेक्स्ट है भाषा साहित्य, तो राजस्थान की भाषा की बोलियाँ, साहित्य और लोक साहित्य। धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक, देवी देवता। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्यौहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा एवं आभूषण, तो ये सब चीज़ें हैं। बहुत ही प्यारा सिलेबस है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। ठीक है। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल। तो ये राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति के कुछ टॉपिक थे। प्यारे साथियों, यहाँ से 20-25 क्वेश्चन आराम से आएंगे। राजस्थान का भूगोल, प्रमुख भूआकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, यानी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं 4, उनकी विशेषताएं। राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना और बाजरा, यानी कृषि है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें हैं, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व एवं साक्षरता एवं लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियाँ। खनिज, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ये भी आएंगे। जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ और खनिज संपदाएं। तो यहाँ से देख लीजिए 7, 2, 9, 2, 11, 2, 14, 13 टॉपिक हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन आराम से आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व है, कौन कौन से, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन कौन कौन से हुए हैं, उद्देशिका, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये दार्शनिक तत्व हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी पता होना चाहिए भारतीय संविधान के बारे में। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब इसके अंदर हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। तो राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, उच्च न्यायालय। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायती राज संस्थाएं। तो देखिए यहाँ से भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आराम से बनेंगे पॉलिटी से। उसके बाद कुछ संस्थाएं और बाकी रह गई, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, ये सारे आयोग इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद लोक नीति एवं अधिकार, ये अलग टॉपिक है। लोक नीति, विधिक अधिकार, नागरिक अधिकार पत्र, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। समसामयिक घटनाएं, राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ। कहने का मतलब राजस्थान की, भारत की और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट है वो इस एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो भाग ब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। इसके अंदर को ज़्यादा वो अपने को पढ़ना नहीं पड़ता मैटर, लेकिन ये 40 क्वेश्चन लेते हैं, 120 में से 40, यानी 1/3 इसका पार्ट है। देखें भाग ब के अंदर क्या क्या है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं नगरीय निकायों से संबंधित विविध नियम और योजनाएं इसके अंदर आती हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, नगरपालिकाओं का गठन और शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका विकास और नगर योजना, नगरपालिका शक्तियाँ और अपराध, अभियोजनवाद आदि और नियंत्रण।
उसके बाद नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय एवं अनुबंध नियम 1974, इसको डिटेल से पढ़ना है। राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009, राजस्थान नगरपालिका समितियों की शक्तियाँ और कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009, राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में संचालित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाएं कौन कौन सी हैं? स्वच्छ भारत मिशन शहरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एन्यूएलएम जो है, और इंदिरा गांधी क्रेडिट योजना। ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, जिसके अंदर 80 क्वेश्चन तो राजस्थान और जो भारत की पॉलिटी है उससे संबंधित है, राजस्थान की भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, राजनीति, राजस्थान का करंट, भारत की पॉलिटी, भारत का भी करंट आएगा, और इसके बाद जो कुछ लेटेस्ट सिलेबस में कुछ चेंजेज हुए हैं, जैसे सामान्य जो दैनिक विज्ञान वगैरह है, ये सब है, ये सब भी इसके अंदर जोड़े गए हैं सामान्य ज्ञान के अंदर, लेकिन मुख्य रूप से मोटा सिलेबस यही है। तो प्यारे साथियों, जल्द ही हम लोग इस पे क्लास चालू करेंगे। देखिए अपना पढ़ने का तरीका क्या रहेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने तैयारी बहुत से तरीकों से की होगी, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ आज। देखिए कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले उसकी क्या होती है? थ्योरी होती है, उसके बेसिक्स, उसकी परिभाषाएं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है वो हमें लेनी होती है, और उसी थ्योरी पर बेस्ड अगर एमसीक्यू अपने को हाथों हाथ करने को मिल जाएं, जैसा कि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, तो उस थ्योरी के जस्ट बाद उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, अगर आपने एक पेज पढ़ा मान लीजिए, उस पेज से 20, 25, 30, 40 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, अगर वो हाथों हाथ अपन प्रैक्टिस कर लें तो वो थ्योरी एकदम कंठस्थ हो जाती है, यानी ऐसा कहें कि माइंड में छप जाती है। और उसी चीज़ को हम लोग बार बार क्या करें? रिवीजन करें। यूट्यूब पर हम लोग क्लासेस चलाएंगे, एक टॉपिक की थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी सी, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, फिर आगे थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अपने टॉपिक पढ़ा, जैसे मान लीजिए लोक देवता पढ़ रहे हैं अपन, सबसे पहले मान लीजिए गोगा जी पढ़ रहे हैं। अब गोगा जी का के बारे में मान लीजिए उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, माता पिता क्या नाम था, कौन से वंश के थे, कौन कौन से उन्होंने युद्ध किए, है ना, उनके जो धार्मिक जो तत्व हैं, जैसे उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, उनके घोड़े का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, किस युद्ध में उनकी मृत्यु हुई, कहाँ उनका मंदिर है, कहाँ उनका मेला भरता है, कब मेला भरता है, और उनसे संबंधित जितनी भी चीज़ धार्मिक बातें हैं, उनसे मान लीजिए आपको 50+ क्वेश्चन करवा दिए। अकेले गोगा जी के 50 से 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, तो बताओ गोगा जी में और क्या बच गया? यानी एग्जामिनर को जगह नहीं मिलेगी कि वो कहाँ से पर्सन निकाले। अगर आपने एक ही चीज़ को बार बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है, लेकिन आप अलग अलग गाइडों से बार बार कि मैं यही पढ़ लेता हूँ, ये सब कुछ कोई नहीं पढ़ पाता है और सब कुछ किसी को नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ को जो 100 टाइम्स पढ़ता है वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा मैटर की तरफ जाकर एक संक्षिप्त मैटर रखें। ऐसा भी संक्षिप्त नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही संक्षिप्त हो, उससे क्वेश्चन ही नहीं आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा पर्याप्त मैटर होना चाहिए, और उस मैटर से को इस तरह से अपन पढ़ें कि वो याद रहे। बच्चे पढ़ तो लेते हैं सभी, लेकिन लास्ट में जब पेपर का महीना बचता है, 2 महीने बचते हैं, तब रिविज़न नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि वो इस तरह से उस मैटर को तैयार नहीं करते कि वो याद रहे। अब मान लीजिए आपने कोई थ्योरी पढ़ी आज 1 पेज की, ठीक है ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया आपने, ठीक है, छोड़ दिया। आपने अगर दूसरे दिन तीसरे दिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उतने क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे जितने आप इस पैटर्न को फॉलो करके अगर पढ़ोगे। तो ये जो पैटर्न ना, ये थ्योरी और एमसीक्यू वाला पैटर्न, ये एक बार आप ट्राई करके दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पर से आप जुड़े रहिए, आपको सारी क्लासें मिलेंगी, एकदम फ्री मिलेंगी, और थ्योरी के जस्ट बाद उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। और मेरी गारंटी है 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन है, तो मैं आपको 105+ क्वेश्चन है वो मेरी क्लास से
डायरेक्ट मिला के दिखाऊंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। टोटल आपको 105 प्लस क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल से मिलेंगे। आप जुड़े रहें। आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेरी जो क्लास मिलेगी उसमें सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बेस्ड एमसीक्यू। तो वो एमसीक्यू है ना, वो आपके दिमाग में छप जाएंगे, वो थ्योरी अपने आप कैच कर लेंगे। एग्जाम में जब भी वो एमसीक्यू आएगा, उस तरह का कोई प्रश्न आएगा, तो आपका दिमाग वहीं चला जाएगा जहाँ उसका उत्तर है। क्योंकि बच्चे थ्योरी बहुत सारी पढ़ लेते हैं और वही थ्योरी उनको कंफ्यूज करती है। जब व्यक्ति एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहा होता है तो उसका दिमाग उसी एमसीक्यू पर काम कर रहा होता है कि उसका उत्तर क्या है। लेकिन जब थ्योरी बहुत सारी पढ़ लेता है एक साथ और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इसका उत्तर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक बात और, एमसीक्यू ज़्यादा अटेम्प्ट करने से क्या फ़ायदा होता है इसका भी बताता हूँ मैं आपको। एक थॉर्नडाइक का एक नियम है साइकोलॉजी में, एसआर लर्निंग, एसआर अधिगम। इसका मतलब होता है स्टिमुलस, एस का मतलब, आर का मतलब होता है रिएक्शन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया। जैसे ही वो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, वो आपके लिए स्टिमुलस का काम करेगा और उसके साथ उसकी जो प्रतिक्रिया है वो जुड़ जाएगी। अगर आपने उस एमसीक्यू 2 से 3 बार कर लिया, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। महात्मा गांधी के बारे में बहुत सी बातें अपने को नहीं पता है, लेकिन जब हम बच्चे थे तो हमारे टीचर ने हमारे को कहा कि बेटे भारत का राष्ट्रपिता कौन है, तो हमें सीधा रटा दिया गया कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। डॉक्टर, है ना। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन प्रश्नों के साथ उनके उत्तर जुड़ गए हैं। अब जैसे ही वो प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे मुंह से वही शब्द निकलते हैं। तो प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही रूल है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, जितनी ज़्यादा डाटा आप याद रख पाओगे, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप, आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मैं हर टॉपिक की थ्योरी, उसके बाद एमसीक्यू, और थ्योरी भी टुकड़ों में बांट के, ऐसा नहीं कि पूरे पाठ को एक साथ पढ़ा दिया फिर एमसीक्यू, नहीं। मान लीजिए आपको 15, 20, 10 लाइन पढ़ाई, 5 लाइन पढ़ाई, उसके बाद उस पर बेस्ड एमसीक्यू पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आशा है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी क्लास। जल्दी से जल्दी मिलते हैं और क्लासेस जल्दी शुरू होंगी। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो EORO की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी इसके फॉर्म शुरू होंगे, तो तैयारी में जुट जाइए। 6 महीने हमारे पास हैं। बेस्ट ऑफ लक।